हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की ये वीडियो कुछ खास है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपको एक मास्टर ट्रेडर बना सकता है। मास्टर ट्रेडर मीन्स someone who is sure to make money in the market, not only for 1 year but for the rest of the life। तो यहाँ पर सारी जिंदगी पैसे कैसे कमाए जाएं, वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखना। और एक चीज़ मैं साथ में बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो सेकेंडरी हैं, और जो प्राइमरी स्किल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो जो सेकेंडरी स्किल्स हैं मीन्स जो टेक्निकल स्किल्स हैं, हाउ टू एनालाइज ए स्टॉक, कैसे बिजनेस एनालाइज करें, कैसे यहाँ पर फाइनेंशियल्स को एनालाइज करें, कैसे यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज करें, वो सारे तो मैं ऑलमोस्ट सारे ही वीडियोस में डिस्कस करता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स हैं जो विजडम से रिलेटेड हैं, और जो स्टॉक एनालिसिस से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो एक्चुअली हमारी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड हैं। तो दोनों चीज़ों में यहाँ पर डिफरेंस है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए स्टॉक तो एनालाइज करना आना ही चाहिए, लेकिन अगर साथ में जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन चीज़ों को नहीं समझा जाए तो मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा। और यही रीज़न है कि काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक को जानने के बाद भी, अच्छे पैटर्न को जानने के बाद भी पैसे नहीं कमाते। पैसा कमाना तो छोड़ो, बल्कि अपनी कैपिटल को यहाँ पर खो भी देते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मास्टर ट्रेडर बनने के लिए, वो इस बात को समझना है कि अगर स्टॉक नीचे जाता है तो कंपनी बेकार नहीं होती, और अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो कंपनी अच्छी नहीं होती। अक्सर इस बात को माना गया है कि जितने भी नोविश ट्रेडर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, या फिर जो समझना ही नहीं चाहते, वो अक्सर ये गलती करते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाना शुरू करता है तो कंपनी को बेकार बोलने लगते हैं, और अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो कंपनी को अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। सो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं यहाँ पर, तो एचडीएफसी बैंक इज नॉट डूइंग वेल फॉर लास्ट 3 years। तो एचडीएफसी बैंक आज की डेट में अच्छा स्टॉक नहीं रहा, जबकि एचडीएफसी बैंक के ही एग्जांपल्स दिए जाते थे लास्ट 20 years में, दैट इट हैज बीन ए 20% CAGR मशीन। कोटक महिंद्रा बैंक इज नो मोर ए गुड बैंक। उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि अगर स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है तो अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है। तो कोटक महिंद्रा बैंक 4 years पुराने प्राइस पर पड़ा हुआ है, नॉट डूइंग गुड, तो ये कंपनी बेकार हो गई। तो अगर ये हमारा माइंडसेट है कि अगर स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है तो कंपनी बेकार है, नीचे जा रहा है तो बहुत ही बेकार है, और स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो कंपनी अच्छी है, फिर चाहे वो टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड ही क्यों ना हो, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो बस फिर सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये माइंडसेट रहेगा तो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल स्किल्स लेने के बाद भी, बिजनेस समझने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे, और कमाया तो थोड़े बहुत टाइम तक कमा पाएंगे, लंबे टाइम तक हम लेकर नहीं चल सकेंगे। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। कंपनी एक अलग चीज है और स्टॉक प्राइस का परफॉर्म करना एक अलग चीज है। अगर कंपनी अच्छी है, फाइनली प्राइस ऊपर जाएगा ही, लेकिन वहां पर हमें टेक्निकल सेटअप्स को देखना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन कंपनी विल बिकम बैड, ये एक गलत क्राइटेरिया है। चाहे वो एचडीएफसी एएमसी था, चाहे एचडीएफसी बैंक है, चाहे वो निप्पो एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, दीज स्टॉक्स वर गोइंग डाउन, इट डजंट मीन दैट कंपनी वर बैड। ये कंपनीज अच्छी ही थी, एंड दैट्स व्हाई दीज कंपनीज आर गोइंग अप अगेन। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट, यहां पर स्टॉक मार्केट में हमारा पर्पस पैसा कमाना है, बल्कि हीरो बनना नहीं है। इस पॉइंट को कैसे समझा जाए? इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी बाइंग के बाद कोई भी स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है, और हमारी सेलिंग के बाद कोई भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अगर सपोज हमने 100 रुपीज पर कोई चीज परचेज की, 100 पर परचेज करने के बाद में स्टॉक प्राइस 140 गया, और हमारा टेक्निकल टारगेट अचीव हो गया 140 पर, और हम 140 पर निकल गए, बिकॉज हमारा टारगेट, जो टेक्निकल टारगेट था वो हिट हो गया। उसके बाद अगर स्टॉक प्राइस फर्दर ऊपर जाता है और वो 140 से ऊपर जाता है और 240 चला जाता है, और उस केस में हमें ऐसा फील होता है कि हम गलत थे, हमें समझ नहीं थी, हमने जल्दी कर दी, हमने गलत एग्जिट ले लिया, ये नुकसान हो गया। दैट इज रॉन्ग डिसीजन, ऐसा नहीं है। हमें अपने टेक्निकल टारगेट पर ही निकलना चाहिए, और टेक्निकल टारगेट पर निकलने के बाद स्टॉक प्राइस क्या करेगा, इस चीज का कोई इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज तो क्या होगा कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे खरीदते ही कंपनी अच्छी हो जाए और हमारे सेल करते ही कंपनी बेकार हो जाए।
यानी कि जिस दिन हमने सेल किया उसके बाद स्टॉक प्राइस सिर्फ नीचे गिरना चाहिए, वो सबसे बेकार कंपनी हो जानी चाहिए। और जैसे ही स्टॉक प्राइस नीचे मींस आया, हमने बाय किया, उस दिन के बाद अब उसमें रॉकेट लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। वी आर नॉट हियर टू बिकम ए हीरो, रादर वी आर हियर टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल छोड़ दो कि खरीदते ही स्टॉक प्राइस ऊपर जाए और बेचते ही स्टॉक प्राइस नीचे जाए, ऐसा नहीं है। अगर ये उल्टा होता है तो वो मार्केट की नेचर है। हम बॉटम पर बाय नहीं कर सकते और बिल्कुल टॉप पर सेल नहीं कर सकते। तो इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट करके चलने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, ओवर इन्वेस्टमेंट इन वन स्टॉक, ग्रीड के चलते। यहां पर जरूरत से ज्यादा ग्रीडी होना कि कोई स्टॉक अच्छा नजर आया और उसमें ही सारे पैसे लगा देना। जितने भी लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा खोते हैं, पैसा खोने के जो रीजंस हैं, उनमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही रीजन है कि कोई कंपनी समझ में आई, किसी से सुना, किसी से पूछा, किसी की स्टडी देखी या अपनी स्टडी की या किसी बुक में पढ़ा, अपने पैरामीटर्स लगाए और कन्विक्शन आई, और कन्विक्शन आने के बाद में उसमें बड़ा सा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया। और उसके बाद में जब स्टॉक प्राइस नीचे आया, तो नीचे आते ही सबसे पहले तो जो सेकंड पॉइंट था, वी आर नॉट हियर टू बिकम ए हीरो, वो पॉइंट आ गया कि यार नीचे आ गया हमारे खरीदने के बाद में, समथिंग इज रॉन्ग। और फिर जो फर्स्ट पॉइंट था कि स्टॉक प्राइस नीचे आने से कंपनी बेकार लगने लगती है, वो भी यहाँ पर पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक चीज ध्यान से समझ कर चलो। एक डॉक्टर था, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया, उसकी पैर में दर्द था। उसके पैर में दर्द होने की वजह से डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, मुझे मेडिसिन चाहिए। और डॉक्टर ने बोला कि ठीक है। सारी चीजें एग्जामिन करने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि ये 3 टैबलेट्स हैं और ये 3 टैबलेट्स में से एक सुबह को लेनी है, एक शाम को लेनी है और एक नाइट में सोते हुए लेनी है, या फिर दिन में 3 टाइम लेनी है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। और 20 डेज तक इस कोर्स को चलाना है। और जब आप 20 डेज इस कोर्स को कर लोगे तो आपका पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। नाउ पेशेंट घर पर आया और सोचने लगा 20 दिन लगेंगे यार ठीक होने में, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जो टैबलेट मॉर्निंग में लेनी है एवरी डे 20 डेज तक, और जो आफ्टरनून में लेनी है 20 डेज तक, और जो यहाँ पर इवनिंग में लेनी है 20 डेज तक, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जो 20 की 20 टैबलेट हैं मॉर्निंग वाली वो आज ही खा ली जाए, और जो 20 टैबलेट्स हैं आफ्टरनून वाली वो आज आफ्टरनून में खा ली जाए, और जो 20 टैबलेट्स हैं इवनिंग वाली वो आज ही खा ली जाए। तो 20 दिन लगेंगे ही नहीं यहाँ पर पैर ठीक होने में, वो आज ही हो जाएगा। और उसके बाद में उसने यही किया, मॉर्निंग में 20 टैबलेट्स जो मॉर्निंग वाली लेनी थी एक एक दिन करके 20 डेज तक वो सारी एक ही दिन खा ली। उसके बाद में उसकी हालत खराब हो गई, इन्फेक्शन हो गया, मीन्स वो ओवर रिएक्ट कर गई टैबलेट। और उसके बाद में वो डॉक्टर्स को यहाँ पर गलत कहने लगे हैं, बुरा कहने लगे हैं। डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, ये चोर लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं, ये दूसरों की जान लेना चाहते हैं, ये गलत कम्युनिटी है, सारे डॉक्टर सेम होते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर की गलती नहीं है, यहाँ पर उस पेशेंट की गलती है जिसने इस चीज की ग्रीड में कि 20 डेज के बदले एक ही दिन में सारा का सारा यहाँ पर पैर ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए, और सारी टैबलेट एक ही दिन खा ली। जबकि डॉक्टर ने दवाई सही दी आपको, समझो बात को। डॉक्टर ने एक तरीका भी बताया, लेकिन डॉक्टर की सिर्फ एक बात मान ली कि ये दवाई सही है, लेकिन जो बाकी सारी बातें थी वो सारी इग्नोर कर दी। और इग्नोर करके जब उसका उल्टा रिएक्शन हुआ तो डॉक्टर बुरा होने लगा। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से डॉक्टर का कुछ नहीं जाता। डॉक्टर के पास हर तरह के डिस्क्लेमर हैं, डॉक्टर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ना आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। ये कॉमन मिस्टेक है जो हर एक इंसान करता है और बाद में उस डॉक्टर को गलत ठहराता है, जबकि डॉक्टर गलत नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये थर्ड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि बोरोड मनी से कभी भी कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमा सकता। अगर हमें लगता है कि मार्केट से हम 10-12% इंटरेस्ट पर पैसा उठाएंगे और उसके बाद में हम स्टॉक मार्केट में 20-25%, 30%, और अगर कभी मौका लगा तो 40% कमा कर हम बीच का मार्जिन यहाँ पर रख लेंगे, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। आप एक बात ध्यान से समझो, जिस कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट है हम उस कंपनी को इग्नोर करते हैं क्योंकि वहां रिस्क आता है नजर, और हम सेम काम करके पैसा कमाना चाहते हैं कि हम बोरो करके ज्यादा बिजनेस करना चाहते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन उन कंपनीज को पसंद नहीं करते जिनके ऊपर ज्यादा डेट होता है, ज्यादा बोरोइंग होती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच है। स्टॉक मार्केट अनसर्टेन है, कभी भी इस बात को नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर आप कितना पैसा कमाओगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट देना है, जो ईएमआई देनी है वो रेगुलर है,
लेकिन मार्केट से इनकम रेगुलर नहीं है। तो ये फोर्थ पॉइंट है, ये मिस्टेक करना गलत है। जो पेशेंस की हम बात करते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस चाहिए, वो पेशेंस सिर्फ और सिर्फ बाय करने के बाद होल्डिंग का नहीं चाहिए। वो पेशेंस इस बात का भी चाहिए कि हम यहाँ पर अगर ज्यादा टाइम लगता है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने में, जस्ट बिकॉज हमारा कैपिटल का जो साइज है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो स्मॉल है, उसकी वजह से ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो ज्यादा टाइम लगाओ। अपने शरीर का ख्याल रखो, अपनी उम्र बढ़ाओ, योगा करो, एक्सरसाइज करो, चैंटिंग करो। तो जब आपकी उम्र ही 80 से 90 हो जाएगी और 90 से 100 हो जाएगी, 70 से 80 हो जाएगी, तो वो जल्दी वाली कमी वहां पूरी हो जाएगी ना। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, ये काम कभी नहीं करना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जब जाते हैं तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी नीड टू रिलाई अपॉन द मैनेजमेंट एंड वी नीड टू रिलाई अपॉन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, नॉट द मैनेजमेंट बट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। और हमारे पास इससे अलग दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हम जो फाइनेंशियल्स पब्लिश हुए हैं उनको सच ना माने, तो फिर हम टीसीएस के फाइनेंशियल्स को भी सच नहीं मान सकते, इन्फोसिस के रिजल्ट्स को भी सच नहीं मान सकते, रिलायंस को भी नहीं मान सकते, अदानी को भी नहीं मान सकते। हम फिर सच्चाई ढूंढेंगे कैसे? इफ समथिंग हैज बीन अप्रूव्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, और वो रिपोर्ट यहाँ पर आते हैं, वो फाइनेंशियल्स आते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो, पी&एल स्टेटमेंट हो, कैश फ्लो हो, या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, और एनी अदर रिपोर्ट, अगर हम उसको सच नहीं मान सकते तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा रिस्क है जो स्टॉक मार्केट में इंटीग्रेटेड रिस्क है, और ये रिस्क कैरी रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और हमें इस रिस्क के चलते ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि हमें पहले से पता चल जाए कि किस कंपनी की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की साइन की हुई बैलेंस शीट सही है और किस कंपनी की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की साइन की हुई बैलेंस शीट गलत है। हम इस बात का पता नहीं लगा सकते। और जो सत्यम जैसे केसेस हैं, यस बैंक जैसे केसेस हैं, डीएचएफएल जैसे केसेस हैं, या फिर किंगफिशर जैसे केसेस हैं, या फिर यहाँ पर जेट एयरवेज जैसे केसेस हैं, जिनमें हमारे मीन्स ये नरेश गोयल और विजय माल्या, अनिल अंबानी और नीरव मोदी, और इस तरह के और जो बहुत सारे केसेस हैं, हम इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे सत्यम का केस था यहाँ पर, रामलिंगा राजू का। ये चीजें होती रहेंगी, ये चीजें आती रहेंगी, और इसीलिए ओवर इन्वेस्टिंग इन वन स्टॉक इज ए बैड आइडिया, क्योंकि हम इस रिस्क को कभी भी पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम इस रिस्क को यहां से नहीं हटा सकते। अगर ये रिस्क यहां से हट जाए तो ये फिक्स डिपॉजिट जैसी रिटर्न आ जाएगी, फिर यहाँ पर 20-30%, 40%, या फिर कुछ भी रिटर्न काउंट करना, ये एक नाजायज सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात को समझने की जरूरत है, इस रिस्क को लेकर चलना पड़ेगा, और इसीलिए एक स्टॉक में यहाँ पर 5% से ज्यादा पैसा लगाना एक गलत अप्रोच है। इस बात को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर कि सारे ही ईयर्स को यहाँ पर रिटर्न के मामले में सेम लेकर चलना, दैट आई एम हियर टू मेक 30% एवरी ईयर। 30% every year is a wrong statement. 30% average return over a period of years is the right statement. यहां पर अगर 40% का भी आपने विश करना है, दैट आई एम विलिंग टू मेक 40% रिटर्न इन द मार्केट, एनुअल रिटर्न, तो ये एनुअल एवरेज रिटर्न होना चाहिए। ये एनुअल एवरी ईयर का रिटर्न नहीं होना चाहिए कि कोई भी साल मेरा तो ऐसा जाएगा ही नहीं जब 40% पैसा ना बने। इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट, यहां ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर overall market scenario is so pathetic that everything is going down, nobody can make 40% in the market. लेकिन यहां पर अगर मार्केट डाउन है, बेकार है, आपने सिर्फ 10-12% पैसा बनाया, नेक्स्ट ईयर मार्केट में एक बुल रन आया सॉलिड वाला, फॉर एग्जाम्पल 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं वापस से, तो जो बुल रन सारे ही फंड मैनेजर्स, सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज अच्छी मींस कंट्री में हो रही हैं, एफडीआई को लेकर और बाकी ग्रोथ को लेकर, वो सारी कंटिन्यू रहेंगी, तो एक बुल रन यहां पर आएगा, और यहां पर मोदी गवर्नमेंट का वापस से आना भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगेन दिस इज स्टॉक मार्केट, दिस इज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। लेकिन हम पास्ट मीन्स अपनी हिस्ट्री के बेस पर इन चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन अगेन मार्केट में रिस्क है, तो सारे साल कभी भी सेम नहीं रहेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि सारे साल बिल्कुल वैसे ही रहने वाले हैं, मीन्स एवरी ईयर आप सेम रिटर्न बनाओगे। अगर इस बात को मानकर चलते हो तो ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ये अपनी वीकनेस है,
ये अपनी एक पागलपन है, ये फुलिशनेस है। इस फुलिशनेस के चलते मार्केट में पैसा नहीं बनता। साथ में जो लास्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कि हम वीकेंड तो एंटरटेनमेंट के लिए बिताएं और मार्केट से रिटर्न को एक्सपेक्ट करें। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। यहाँ पर इस बात को कहना कि मार्केट में हम वीकेंड तो एंटरटेनमेंट के लिए बिताएंगे, हम पार्टी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, घूमने जाएंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, क्रिकेट मैच देखेंगे। आज वैसे क्रिकेट मैच आएगा, आई नो। और उसके बाद में हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में रिटर्न बने। सो स्पेंडिंग 2 days, दैट इज द वीकेंड, on entertainment and expecting a very good return from the market is never a good idea। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। आप समझ कर देखो, जिस चीज पर आप टाइम स्पेंड करोगे, जिस चीज पर आप अपना पैसा स्पेंड करोगे, जिस चीज पर आप अपनी एनर्जी स्पेंड करोगे, जिस चीज पर आप अपना फोकस स्पेंड करोगे, उसी चीज पर तो आउटकम आएगा, उसी चीज की तो नॉलेज मिलेगी, वही तो रिजल्ट आएगा। अब अगर आप एंटरटेनमेंट के ऊपर अपना टाइम, फोकस एंड एनर्जी लगा रहे हो तो रिजल्ट भी तो उसी चीज की नॉलेज आएगी। स्टॉक मार्केट से गेन कैसे आएंगे? स्टॉक मार्केट से गेन आने के लिए यहां पर आपको अपना वीकेंड स्टॉक मार्केट की लर्निंग पर बिताना पड़ेगा, उस चीज को समझने पर बिताना पड़ेगा। नाउ दिस वाज नॉट द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इज यहां पर लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप। यहां पर जो न्यू कमर्स हैं या जो ग्रीडी हैं, आई वुड से, वो ग्रीडी मीन्स नॉट इन द रॉन्ग सेंस, बट यहाँ पर इग्नोरेंस में, यानी कि अज्ञानता में ये एक मिस्टेक करते हैं कि वो रिटर्न तो चाहते हैं स्मॉल कैप की, यानी कि फेवरेबल रिटर्न तो चाहते हैं स्मॉल कैप की, लेकिन सेफ्टी चाहते हैं लार्ज कैप की। अब लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में डिफरेंस क्या है? जो मेन डिफरेंस है स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में, वो डिफरेंस है वोलेटिलिटी का, यानी कि मूवमेंट का। अब एक लार्ज कैप 100% मूवमेंट अपसाइड पर या 50% मूवमेंट ऑन द लोअर साइड इमीडिएटली अचानक से नहीं दिखाता। जैसे अगर आप एचडीएफसी बैंक की बात करने लगे, कोटक बैंक की बात करने लगे, तो ना तो 100% विद इन 3 मंथ्स जाता है, 4 मंथ्स जाता है, और ना ही 150% वो 3 मंथ्स नीचे जाता है। वो एक रेंज में चलता है, धीरे धीरे चलता है, 2 स्टेप्स ऊपर लेगा, 1 स्टेप नीचे जाएगा, इस तरीके से चीजें काम करती हैं। लेकिन स्मॉल कैप वो इमीडिएटली ऊपर भी जाता है, चाहे वो जेपी एसोसिएट हो, जेपी पावर हो, चाहे वो बजाज हिंदुस्तान शुगर हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो एनी अदर स्टॉक हो, चाहे वो राजेश एक्सपोर्ट हो। वो चीजें 6 मंथ्स में 100% गेन देती हैं, उसके बाद में धड़ाक से नीचे आती हैं, और उसके बाद में नीचे आने के बाद जब बाय करते हैं तो और नीचे चली जाती हैं। तो अगर स्मॉल कैप में आपने ज्यादा पैसा कमाना है, देन गेट रेडी टू सी द मोर वोलेटिलिटी, नॉट इन योर फेवर बट अगेंस्ट यू ऑल्सो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम स्मॉल कैप में पैसे लगाएं लेकिन वहां से रिस्क एलिमिनेट कर दें, जस्ट लाइक लार्ज कैप। ये एक बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, और इस गलत अप्रोच के चलते स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। जब मैं कहता हूं कि एचडीएफसी बैंक इज वेरी गुड टू बाय फॉर नेक्स्ट 3 years टू मेक योर मनी डबल, विवेक भाई कितना थका हुआ स्टॉक बोल दिया। अब थका हुआ है, रिटर्न मींस थका हुआ वो दोनों सेंस में है। वो दोनों सेंस में कि रिटर्न भी धीरे धीरे आएगी, लेकिन जो लोअर साइड पर रिस्क है वो भी यहां पर उतना ही कम हो जाएगा। तो ये अगर अप्रोच है अपनी कि हमें प्रॉफिट तो चाहिए स्मॉल कैप का, लेकिन यहां पर सेफ्टी चाहिए लार्ज कैप की, देन स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना। ये कड़वा सच है। नोबडी कैन मेक फेवरेबल रिटर्न स्मॉल कैप वाली with the favorable risk of large cap. Nobody can do this। अगर स्मॉल कैप का आपको फेवरेबल रिटर्न चाहिए, 3 मंथ्स में 50% जो मूवमेंट्स आती हैं, then get ready to see your stock 50% down after your buying। अगर ये नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए, ये मेरी राय है। ये सारे जो 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स में से अगर एक भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो ना, तो जितना मर्जी टेक्निकल सीख जाएं, जितना मर्जी फाइनेंशियल देखना सीख जाएं, जितना मर्जी बिजनेस समझना सीख जाएं, इन 8 पॉइंट्स में से अगर एक भी पॉइंट मिस्टेक अगर हो रहा है तो सब गड़बड़ है। यहां पर मास्टर ट्रेडर बनने के लिए टेक्निकल स्किल्स लेना, बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जस्ट वन पार्ट।
वो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में एब्जॉर्ब करके एक हैबिट क्रिएट करना है। इन बातों को समझना है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग 2 दिन के लिए, 2 साल या 2 महीने के लिए नहीं होती। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जब जर्नी स्टार्ट होती है तो वो 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स के लिए होती है। उसमें ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बाय टुडे एंड सेल आफ्टर 20 ईयर्स, नो, बट make your journey, make your principles, make your strategies, make your habits, keeping in mind that you need to survive here for 20 years. ये टेस्ट मैच है जिसमें एक्सपायरी नहीं है। यहां सिर्फ एक ही कंडीशन है कि नोट आउट कैसे रहना है। और नोट आउट कैसे रहना है, ये जो आज की वीडियो के 8 पॉइंट्स हैं, ये वही पॉइंट्स हैं। इनमें से अगर एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर इन 8 पॉइंट्स को आप लगातार अच्छे से करके चलते रहे तो आप हमेशा नोट आउट रहेंगे, और नोट आउट रहेंगे तो रन बनते ही रहेंगे, क्योंकि रन बनाने के स्किल्स हमारे शार्प ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होते रहेंगे। उसके लिए जो स्टॉक रिलेटेड वीडियोस हैं, आई विल कीप ऑन मेकिंग। जो स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस हैं, दोज वीडियोस आल्सो आई विल कीप ऑन मेकिंग, क्योंकि कम्युनिटी रिच बनाने का मन है। कभी कभी मन खराब होता है जब जरूरत से ज्यादा बेवकूफ़ी वाले कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि कोई भी वीडियो बनाओ बस उस पर एक ही स्टॉक का नाम जो थोड़ा सा नीचे चला गया। मेरा एक ही कहना है कि अगर स्टॉक मार्केट में, आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा हार्श है लेकिन सुन लेना, अगर स्टॉक मार्केट में पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक प्राइस के नीचे जाने से इतनी फटती है तो स्टॉक मार्केट आपके बस की चीज नहीं है, यहां से दूर रहो। स्टॉक मार्केट में अगर समझ लेनी है तो ये 8 पॉइंट्स का ध्यान रखो। ओवर इन्वेस्टिंग इन वन स्टॉक, इवन आफ्टर सेइंग इन एवरी वीडियो कि जरूरत से ज्यादा पैसा एक स्टॉक में कभी नहीं लगाना चाहिए। मोर देन 5% इन वन स्टॉक इज ए बैड आइडिया। और अगर उसके बाद लगाना है और उसके बाद में हालत खराब होती है, पेट खराब होता है और चरचर की आवाज आती है, तो स्टॉक मार्केट आपके बस की चीज नहीं है। आई वुड से जिनको मेरी साइकोलॉजी समझ में आती है, स्टे विद मी, आई विल बी देयर फॉर द लाइफ टाइम। बट जिनको ये साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है, अगेन आई वुड से वो अनसब्सक्राइब करें और इस कम्युनिटी को छोड़ दें। आई एम नॉट ग्रीडी टू मेक टू हैव मोर सब्सक्राइबर्स। जितने हैं 4-5 लाख, ये रहेंगे ना, ये 4-5 लाख जब बिलियनियर्स बनेंगे, $100 मिलियन, 1,000 मिलियन डॉलर्स यानी कि बिलियनियर्स, हम अपने आप से पूरे देश पर राज कर लेंगे और पूरे वर्ल्ड पर राज कर लेंगे पॉजिटिव वे में। यानी कि जब रिच पीपल साथ में बैठकर पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, आप समझो देश के लिए कितना अच्छा होगा। यहाँ प्रॉब्लम एक ही है कि जो रिच लोग हैं वो साथ में नहीं रहते। वो कंट्री के बारे में बाद में सोचते हैं और अपने पर्सनल हित के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब यहाँ पर पर्सनल हित के साथ में कंट्री का हित साथ में आए, दोनों हित एक हों और वहाँ पैसा भी हो और वो साथ में भी हो, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी जर्नी होती है। तो मेरा कहना है, जिनको साइकोलॉजी समझ में नहीं आती, प्लीज़ लीव दिस कम्युनिटी। और यहाँ पर सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनको ये बातें समझ में आती है और इसी चीज़ों को समझकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। धर्म का इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी भी धर्म के, कास्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी भी कास्ट के, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही कंडीशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।